डियर स्टूडेंट्स, आज के इस कार्यक्रम में क्लास में हम बीए तृतीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीति विचारक जो हमारा पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें हम बात कर रहे हैं प्लेटो के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य, उसके न्याय की संकल्पना, उसकी शिक्षा सिद्धांत के बारे में बात की थी। आज हम उसके एक महत्वपूर्ण अवधारणा सिद्धांत के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो है साम्यवाद का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं, प्लेटो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया, आइडियल स्टेट। और प्लेटो का जो ये आदर्श राज्य था, यह आदर्श राज्य किसकी प्राप्ति पर बल देता है? न्याय की स्थापना पर बल देता है। तो प्लेटो चाहता है कि न्याय की स्थापना राज्यों में, आदर्श राज्य में न्याय पर आधारित होना चाहिए। न्याय की स्थापना के लिए वह दो साधन प्रमुख तौर पर स्वीकार करता है। ये दो साधन कौन कौन से हैं? प्लेटो द्वारा सकारात्मक साधन के रूप में, विधेयात्मक साधन के रूप में अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिससे कि शासक वर्ग में, अभिभावक वर्ग में ज्ञान का विकास हो। और दूसरे प्रमुख साधन के रूप में प्लेटो द्वारा साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो अपने रिपब्लिक नामक पुस्तक में साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नगर राज्यों में किसकी स्थापना करना? न्याय की स्थापना करना। अब प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, वह हम देखें कि भौतिक पर्यावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भौतिक पर्यावरण में हम देखें कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें प्रमुख तौर पर प्लेटो मानता है संपत्ति और परिवार। संपत्ति और परिवार व्यक्ति को कर्तव्य निर्वहन में, अपने कर्तव्यों के प्रतिपादन में प्रमुख बाधाएं उपस्थित करते हैं। तो प्लेटो ये चाहता है कि व्यक्ति के कर्तव्य निर्वहन में जो प्रमुख बड़ी बाधाएं हैं, कौन कौन सी? एक तो संपत्ति और दूसरा है परिवार। इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए? तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए ही प्लेटो अपने इस साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्लेटो का साम्यवाद जो है वह न्याय का पूरक सिद्धांत है, अर्थात किसकी प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया, ये प्रतिपादित किया गया? न्याय की स्थापना के लिए यह प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। दूसरा हम देखें कि प्लेटो का ये साम्यवाद का सिद्धांत जो है वह सिर्फ अभिभावक वर्ग तक सीमित है, गार्जियन क्लास तक, संरक्षक वर्ग तक सीमित है। हमने जब शुरुआत में प्लेटो के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया कि प्लेटो ने अपने समाज में 3 वर्गों में विभाजित किया, शासक वर्ग, दार्शनिक वर्ग जिसे हम कह रहे हैं, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। तो प्रारंभ के जो 2 वर्ग हैं, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों को मिलाकर के प्लेटो ने एक सामूहिक नाम दिया, वो था संरक्षक वर्ग, गार्जियन क्लास, अभिभावक क्लास। तो इस अभिभावक वर्ग के लिए ही प्लेटो किसकी बात करता है? साम्यवाद के सिद्धांत की बात करता है। उत्पादक वर्ग के लिए ये साम्यवाद का सिद्धांत लागू नहीं होता। और तीसरी बात है कि प्लेटो अपने इस साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से राज्य की एकता की स्थापना करना चाहता है। तो इस प्रकार अपन देखें कि साम्यवाद का सिद्धांत जो है, इस साम्यवाद के सिद्धांत के प्रमुख उद्देश्य ये हैं। अब प्लेटो का जो साम्यवाद है यह 2 प्रकार का है। एक एक करके हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले प्लेटो के साम्यवाद में पहला साम्यवाद है, पहला प्रकार है संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद, इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि प्लेटो अपने राज्य में शासक व सैनिक वर्ग को निजी संपत्ति रखने की अनुमति नहीं देता। अर्थात जो शासन संचालन करने वाले हैं या राज्य की रक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको अपनी कोई निजी संपत्ति या स्वर्ण चांदी या किसी प्रकार की अन्य कोई आर्थिक वस्तुएं उन्हें निजी तौर पर अपने पास नहीं रखनी हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, रुपए पैसे नहीं होंगे, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा? तो प्लेटो इसके लिए व्यवस्था करता है कि इन संरक्षक वर्ग के व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता है, चाहे वो कोई भोजन संबंधी आवश्यकता है, या वस्त्र संबंधी आवश्यकता है, या अन्य कोई आवश्यकता है, तो
प्लेटो ये कहता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। राज्य द्वारा सार्वजनिक भोजनालय खोले जाएंगे, राज्य द्वारा सार्वजनिक आवास खोले जाएंगे, राज्य द्वारा सार्वजनिक बस्तागार खोले जाएंगे। वहां जाकर के ये संरक्षित वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्लेटो का साम्यवाद, जो संपत्ति का साम्यवाद है, उस संपत्ति के साम्यवाद में दो प्रमुख बातें हैं। एक तो संरक्षक वर्ग के लिए अर्थात शासक व सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा है कि राज्य द्वारा प्रबंध किया जाएगा किन चीजों का? जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, जिससे कि संपत्ति की आवश्यकता संरक्षक वर्ग को ना पड़े। तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, इस प्लेटो की संपत्ति का साम्यवाद जो है, इसका आधार क्या है, किन बेसों पर टिका हुआ है? तो हम देखें कि सबसे पहले संपत्ति के साम्यवाद का दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेस। तो दार्शनिक आधार की अगर हम बात करें तो प्लेटो ये मानता है कि संपत्ति जो है, संपत्ति व्यक्ति में वासना पैदा करती है, भोगों के प्रति रुचि जागृत करती है, और अगर राज्य के कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति वासना में या भोगों में लिप्त रहेगा तो वह अपना कार्य समुचित तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से संपादित नहीं करेगा। तो प्लेटो इस आधार पर भी किसको उचित ठहराता है, किसको स्वीकार करता है? संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार करता है। मनोवैज्ञानिक कि सब प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद जो है वह दार्शनिक होने के साथ साथ कैसा भी है? मनोवैज्ञानिक भी है। मनोवैज्ञानिक का मतलब यह है कि संपत्ति जो है व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, व्यक्ति को क्या बनाती है? स्वार्थी बनाती है। और जो राज्य के कार्यों में लगे हुए लोग हैं, रक्षा के कार्यों में लगे हुए लोग हैं, उनमें स्वार्थ नहीं अपितु क्या होना चाहिए? परमार्थ होना चाहिए। तो इसलिए भी प्लेटो अपने इसको स्वीकार करता है, संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार करता है। इसके अलावा हम देखें कि प्लेटो साम्यवाद के सिद्धांत का एक राजनीतिक आधार भी स्वीकार करता है। राजनीतिक आधार इस रूप में स्वीकार करता है, प्लेटो का यह मानना था कि जिन लोगों के हाथों में राज्य को संचालित करने का दायित्व है, उनके हाथों में संपत्ति का केंद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य सत्ता को चलाने वाले लोगों के पास अगर संपत्ति का केंद्र रहेगा तो वह भ्रष्ट कार्यों में, भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति को एकत्रित करने में लग जाएंगे, जो कि किसी आदर्श राज्य के लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, और उस राज्य में शोषण को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार इन आधारों पर प्लेटो अपने साम्यवाद, संपत्ति के साम्यवाद को उचित ठहराता है। और हम देखें कि संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्लेटो अपने इस संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार करता है। तो प्लेटो कह रहा है कि इस संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार करने से सबसे पहले तो हम देखें किसमें वृद्धि होगी? सार्वजनिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में वृद्धि होगी। सार्वजनिक हित में वृद्धि कैसे होगी? कि साहब अगर संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार कर लेंगे राज्यों में, तो शासक वर्ग जो है, उस शासक वर्ग के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। उसका ध्यान जो है वो किसके केंद्र पर नहीं होगा? निजी संपत्ति को इकट्ठा करने पर नहीं होगा, और उसका पूरा ध्यान जो है वो किस पे होगा? राज्य शासन के संचालन को श्रेष्ठ बनाने पर उसका केंद्रित ध्यान होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सभी के हित में। और इसके अलावा अपन देखें कि इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो प्लेटो कहता है कि संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार करने से सार्वजनिक हित में वृद्धि होगी। इसके अलावा हम देखें कि प्लेटो इस आवश्यकता कि यह साम्यवाद का सिद्धांत, संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत अभिभावक वर्ग के लिए भी कल्याणकारी है। जो गार्जियन क्लास, कौन कौन शामिल है गार्जियन क्लास में? शासक वर्ग शामिल है, और किसके लिए भी शामिल है? सैनिक वर्ग भी शामिल है। तो इनके लिए भी कल्याणकारी है। किस प्रकार? क्योंकि ये दोनों जो है वह अपने जीवन निर्वाह के लिए जो अपनी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, उन आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में, उनको प्राप्त करने के प्रयास करने में, निरंतर उनका चिंतन करने में व्यस्त रहते हैं। तो जब इस प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो यहाँ देखें कि वो इन चिंताओं से मुक्त होकर के अपने निर्धारित कर्तव्यों का श्रेष्ठ तरीके से प्रतिपादन करेंगे, और इस प्रकार यह कल्याणकारी होगा। किसके लिए? अभिभावक वर्ग के लिए। राज्य की एकता की रक्षा होगी। राज्य की एकता की रक्षा इस प्रकार से होगी कि राज्य में संपत्ति के आधार पर परस्पर कलह, परस्पर ईर्ष्या आदि को बढ़ावा मिलता है। जब शासक वर्ग में संपत्ति का
का भाव ही नहीं होगा, संपत्ति की मनाही होगी, तो ये ईर्ष्या कलह जो अलगाववादी विचार हैं ये पैदा ही नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप राज्य में क्या होगी, एकता का निर्माण होगा। तो इस प्रकार हम देखें प्लेटो के इस संपत्ति के साम्यवाद का यह उद्देश्य ये हमें बताए गए हैं। अब प्लेटो के इस संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत को हमें देखने में काफी अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि कंचन और कामनी का जो मोह है यह मोह शासक वर्ग को अपने कर्तव्यों के निर्वाह में सबसे बड़ी अवरोध है, सबसे बड़ी बाधा है। तो प्लेटो अपने साम्यवाद के माध्यम से इन अवरोधों को, इन रुकावटों को दूर कर देता है। तो इस प्रकार अपन देखें कि प्लेटो इस संपत्ति के साम्यवाद को बड़े आदर्श रूप में स्वीकार करता है, परंतु इस संपत्ति के साम्यवाद की सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। इसमें इसको अव्यवहारिक बताया जाता है, इसकी कमियां भी बताई जाती हैं। सबसे बड़ी इसकी जो आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में इसका विकास नहीं होगा, सद्गुणों का विकास नहीं होगा। तो यहाँ देखिए प्लेटो न्याय की प्राप्ति के लिए संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार करता है और न्याय सर्वोच्च सद्गुण है, परंतु आलोचक ये कह रहे हैं कि संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार करने से सद्गुणों का विकास नहीं होगा। जो संपत्ति के संपत्ति होने से सद्गुण विकसित होते हैं, दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, आतिथ्य, ऐसे सद्गुण तभी विकसित होते हैं जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, परंतु जब संपत्ति नहीं होगी तो इस प्रकार के सद्गुणों के विकास से व्यक्ति वंचित हो जाएगा। इस आधार पर आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि सारी संपत्ति का सिद्धांत बड़ा ही अमनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि संपत्ति जो है व्यक्ति को निरंतर उद्यम करने के लिए, निरंतर प्रयास करने के लिए, निरंतर परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने वाला सबसे बड़ा प्रेरक है। पर प्लेटो इस संपत्ति को ही समाप्त करना चाहता है और जिसके इस आधार पर भी लोग इसकी आलोचना करते हैं। प्लेटो के इस संपत्ति के साम्यवाद की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि साम्यवाद का सिद्धांत जो है वह पूरा साम्यवाद नहीं है। ये साम्यवाद कैसा है, आधा साम्यवाद है, अर्ध साम्यवाद है। अर्ध क्यों? क्योंकि समाज के एक वर्ग के लिए तो संपत्ति का नियंत्रण स्वीकार किया गया है, संरक्षक वर्ग के लिए, परंतु वहीं दूसरी ओर उत्पादक वर्ग के लिए किसी प्रकार का कोई नियंत्रण स्वीकार नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इसको आदर्श साम्यवाद का आरोप भी, अर्ध साम्यवाद का आरोप भी इसके ऊपर लगाया जाता है और कहा जाता है कि साहब ये संपत्ति का साम्यवाद समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा इस रूप में है कि संपत्ति का अर्जन, उसके लिए प्रोत्साहन, उसके लिए जो हम देखें कि इंटरप्रेन्योरशिप जो होना जरूरी है, वो इंटरप्रेन्योरशिप समाज के विकास के लिए सबसे जरूरी है, पर वो इंटरप्रेन्योरशिप की जो एस्टीम है, वो भाव है, वो इसलिए विकसित नहीं हो पाएंगे क्योंकि व्यक्ति को अपने प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अगर संपत्ति रूपी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो व्यक्ति काम करना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि इससे परिणाम स्वरूप समाज में विकास की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाएगी और इसलिए इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तु सबसे बड़ी आलोचना करता है। वो क्या कहता है अरस्तु ये कहता है कि प्लेटो की जो आदर्श राज्य में जिन अच्छाइयों के लिए या जिन बुराइयों को रोकने के लिए ये साम्यवाद का सिद्धांत लागू किया गया, वो बुराइयां कौन सी हैं? लोभ है, मोह है, ये लोभ, मोह, वासना, इन अगर बुराइयों को दूर करना चाहता है तो ये तो आध्यात्मिक बुराइयां हैं, ये नैतिक बुराइयां हैं और इन आध्यात्मिक नैतिक बुराइयों को दूर करने के लिए अरस्तु कह रहा है प्लेटो ने कौन सा साधन काम में लिया है? अरस्तु कहता है कि प्लेटो साम्यवाद की समाप्ति के लिए, आध्यात्मिक बुराइयों को रोकने के लिए किस प्रकार के साधन काम में ले रहा है? भौतिक साधन, उनका भौतिक निदान करना चाहता है, जो कि संभव, ये आत्मा की बुराई है तो इनका निदान करने के लिए हमें आध्यात्मिक साधन काम में लेने पड़ेंगे, व्यक्ति के गुणों में परिष्कार करना होगा, ना कि हमें इनका भौतिक निदान करना होगा। तो इस आधार पर प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की जाती है। अब हम आगे बढ़े और देखें संपत्ति के साम्यवाद के साथ ही उसने साम्यवाद के दूसरे प्रकार का भी प्रतिपादन किया जो काफी महत्वपूर्ण भी है। वो कह रहा है परिवार का साम्यवाद, पत्नियों का साम्यवाद भी हम इसे कह सकते हैं। और देखिए इस साम्यवाद की इस प्रकार की बात करने वाले यूनानी सभ्यता में और भी विचारक हुए, परंतु प्लेटो ने इसे एक मौलिक रूप में प्रतिपादन किया और
ये परिवार का साम्यवाद जो है, इस परिवार के साम्यवाद में प्रमुख तौर पर इस बात पर बल दिया गया कि अभिभावक वर्ग द्वारा क्या नहीं रखा जाएगा, अपना निजी परिवार, अर्थात जो शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, उसका अपना कोई परिवार नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है समझने की कि अभिभावक वर्ग का कोई परिवार नहीं होगा। और हम देखें कि जब परिवार नहीं होगा तो संतति का विकास कैसे होगा। तो संतति का विकास करने के लिए, श्रेष्ठ संतति प्राप्त करने के लिए प्लेटो कहता है कि राज्य द्वारा इस प्रयोजन के लिए अस्थायी विवाह किए जाएंगे, अस्थायी विवाह। और हम देखें कि इस विवाह, इसके परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न संतति है उनका लालन पोषण कौन करेगा जब परिवार नहीं होगा। तो यह दायित्व प्लेटो किसको सौंपता है, राज्य को सौंपता है कि राज्य का ये दायित्व है कि संतति के जन्म के उपरांत उनको राज्य द्वारा लिख लिया जाएगा और उनका लालन पोषण जो है उचित तरीके से, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएंगी, राज्य के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ इनकी व्यवस्था करके प्लेटो किसकी बात कर रहा है, प्लेटो सब परिवार के साम्यवाद की बात कर रहा है। तो क्या प्लेटो का ये परिवार का साम्यवाद जो है वह किन आधारों पर उनका प्रतिपादन करता है। तो प्लेटो के परिवार का साम्यवाद जो है इसका दार्शनिक आधार क्या है। तो हम देखें कि प्लेटो इस परिवार के साम्यवाद को इस आधार पर स्वीकार करता है कि व्यक्ति के अंदर मोह पैदा होता है। और ये मोह किसके प्रति पैदा होता है, अपने परिवारजनों के प्रति, अपने निकट संबंधियों के प्रति, अपने पुत्र पत्नी के प्रति। और ये मोह जो है वह व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारण में, उसे भाई भतीजा बात करने में, या उसे हम देखें कि साहब भेदभाव करने में सबसे बड़ा मोह तत्व जो है वो बाधा है। तो इस मोह को हटाने के लिए वह इसको समाप्त करना चाहता है, परिवार को समाप्त करना चाहता है। राजनीतिक आधार पर भी, कि राजनीतिक आधार पर भी प्लेटो इस रूप में कि साम्यवाद के सिद्धांत की बात करता है कि अब से पहले तक एथेंस नगर राज्य में स्त्रियों को यूनानी सभ्यता में हम देखें कि साहब राज्य के कार्यों में भाग लेने के उचित अवसर प्रदान नहीं हो पाते थे। प्लेटो अपने साम्यवाद के माध्यम से कि जब परिवार नामक संस्था नहीं होगी तो स्त्रियां परिवार के दायित्वों से मुक्त हो जाएंगी और इन स्त्रियों को पुरुषों के समान राज्य कार्यों में भाग लेने का मौका, राज्य की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा प्लेटो इस अपने साम्यवाद के सिद्धांत को इस आधार पर भी औचित्यपूर्ण सिद्ध करता है कि हमें राज्य का संचालन करने के लिए श्रेष्ठ संतति की आवश्यकता है, श्रेष्ठ अच्छी जनरेशन की आवश्यकता है जिनमें अच्छी बुद्धि हो, अच्छा उनमें विवेक हो। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो चाहता है कि अच्छी बुद्धि और अच्छे संस्कार वाले पति पत्नियों को अगर राज्य द्वारा सहयोग करने का मौका दिया जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ संतति का जन्म होगा और जिससे अंततः राज्य के विकास में, राज्य के कल्याण में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इन आधारों पर प्लेटो अपने परिवार के साम्यवाद के सिद्धांत को औचित्यपूर्ण ठहराता है। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की कुछ उद्देश्य हैं, कुछ विशेषताएं हैं और मान्यताएं हैं कि साहब प्लेटो अपने इस परिवार के साम्यवाद के सिद्धांत से किसकी मुक्ति करना चाहता है, स्त्रियों की मुक्ति करना चाहता है। अर्थात जहां परंपरागत समाजों में या एथेंस के उस तत्कालीन समाजों में, परिवारों में स्त्रियां घर की चार दीवारी तक सीमित थी, घर के दायित्वों को पूरा करने तक सीमित थी, प्लेटो इनको स्त्रियों को मुक्त करता है घरेलू दायित्वों से। और ये उसका प्रगाढ़ विश्वास है कि पुरुषों के समान स्त्रियां भी विवेकशील हैं और वो भी राज्य कार्यों का उचित तरीके से निर्वहन कर सकती हैं। इसलिए प्लेटो उनकी शिक्षा के साथ साथ उन्हें राज्य में, प्रशासन में, सेना में समान रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहता है। परंतु यह अवसर तभी मिल पाएगा जब प्लेटो के अनुसार इसकी स्थापना हो परिवार के साम्यवाद की। दूसरा है श्रेष्ठ नागरिकों का प्राप्ति करना चाहता है कि प्लेटो ये मानता है कि अल्पकालीन विवाह की अनुमति दी जाएगी और ये अस्थायी विवाह जो होगा इसमें जो श्रेष्ठ संततियां होंगी राज्य द्वारा उनके बीच क्या होगा, उनके परिणाम स्वरूप जो संतति निर्मित होगी वह कैसी होगी, वो राज्य के श्रेष्ठ नागरिक के रूप में कार्य करेंगे। अभिभावक वर्ग की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। अगर प्लेटो की इस परिवार के साम्यवाद की अवधारणा को लागू किया जाएगा तो जो अभिभावक वर्ग है अर्थात शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, जो परिवार की दैनिक दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं होती हैं या जो प्रबंध करने होते हैं या आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं से, प्रबंध कार्यों से ये अभिभावक वर्ग पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और अपना पूरा ध्यान अपने जो कर्तव्य हैं राज्य को चलाने के, उनमें पूरा ध्यान क्या करेंगे, केंद्रित करेंगे। परिणाम स्वरूप राज्य के कार्यों में अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे, राज्य का विकास होगा। और
प्लेटो का यह भी मानना था कि संपत्ति परिवार का साम्यवाद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस परिवार के साम्यवाद से ही क्या लागू हो पाएगा, संपत्ति का साम्यवाद लागू हो पाएगा। जब परिवार ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति को अपने परिवार के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी, संपत्ति की आवश्यकता, निजी संपत्ति की आवश्यकता नहीं होगी और संपत्ति का साम्यवाद व्यवहारिक तौर पर जब ही लागू हो पाएगा। अब हम देखें कि प्लेटो के इस परिवार के साम्यवाद के सिद्धांत की कठोर आलोचनाएं की गई, बड़ी आलोचनाएं की गई। और ये आलोचना किस आधार पर की गई, सबसे बड़ी आलोचना तो इसके आधार पर की गई कि साहब ये प्लेटो के जो परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत है, यह सिद्धांत पशु जगत के जो नियम हैं उन पशु जगत के नियमों को मानव समाज में लागू करना चाहता है। मानव समाज में कि कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, इस प्रकार के संबंधों की जानकारी किसी को नहीं होती और पशु जगत के जो नियम होते हैं वो हम मानव समाज में लागू नहीं कर सकते। इसके अलावा प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, जो साम्यवाद का सिद्धांत है, वे प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत, परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत जो है वो न्याय की अवधारणा के बिल्कुल विरुद्ध है। किस प्रकार, अरे न्याय के सिद्धांत ये मान के चलता है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि हम स्त्रियों में जो गुण दिखाई देते हैं, स्वभावतः जो उनके गुण पाए जाते हैं, ममता का, करुणा का, वात्सल्य का, उन गुणों को तो हटा करके हम देख रहे हैं कि स्त्रियों की जो इन स्वाभाविक गुण हैं उनको स्वीकृति नहीं दी गई है। आप ये तो हम देखें कि स्त्रियों के इन गुणों से उन्हें वंचित कर दिया गया और इस प्रकार उस राज्य में न्याय की स्थापना की हम कामना नहीं कर सकते। इसके अलावा परिवार का अंत, प्लेटो ने इस परिवार रूपी महत्वपूर्ण संस्था को, जो समाज की महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण आधार है, इस आधार को ही खत्म कर दिया। देखिए ये सब परिवार जो है यह एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। कई आवश्यकताएं व्यक्ति के परिवार में पूरा होती हैं और हम देखें कि राज्य की तरह परिवार भी एक प्राकृतिक संस्था है, यह भी एक विकास का परिणाम है। और इसके अलावा हम देखें कि इस परिवार नामक संस्था में व्यक्ति की नैतिक ज्ञान की प्रथम पाठशाला माना जाता है परिवार को प्रथम पाठशाला माना जाता है। अगर हमने परिवार को ही खत्म कर दिया तो नैतिकता रूपी जो मूल्य है या हमारी जो अन्य प्रशिक्षण है या हमें अन्य जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति से व्यक्ति वंचित हो जाएगा और इस प्रकार देखें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। तो परिवार की ऐतिहासिकता, परिवार के प्राकृतिक स्वरूप या परिवार की जो पाठशाला का जो रूप है, इसको प्लेटो अपने साम्यवाद के सिद्धांत से समाप्त कर देता है। इसके अलावा हम देखें कि प्लेटो का ये साम्यवाद का सिद्धांत, कौन से साम्यवाद का सिद्धांत, परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत, पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत पूरी तरह से अनैतिक है। अनैतिक क्यों है? क्योंकि इसमें भाई बहन या आदि के बीच कोई जानकारी नहीं है और श्रेष्ठ संतति के प्राप्ति के लिए इनके बीच किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध बन सकते हैं। प्लेटो इस बात को ध्यान में नहीं रखता, इसके रोकने के उपाय नहीं करता, तो इसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत बड़ा अनैतिक है। इसके अलावा प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के ऊपर सबसे बड़ा आरोप कि यह अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक क्यों है? क्योंकि देखिए प्लेटो ने जब से अपनी रिपब्लिक में अपने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तब से लेकर आज तक दुनिया में कहीं भी इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया, लागू नहीं हो पाया। और साथ ही हम देखें प्लेटो ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपनी इस भूल को स्वीकार किया और अपने जो ग्रंथ थे लॉज, जिसमें अपने उस उपादर्श राज्य का प्रतिपादन किया, उस उपादर्श राज्य में संपत्ति और परिवार के साम्यवाद के सिद्धांत को वापस ले लिया। संपत्ति और साम्यवाद, परिवार के साम्यवाद को सिद्धांत को भूल को स्वीकार कर लिया और इन्हें वापस ले लिया। तो अगर हम देखें तो प्लेटो का जो शिष्य था अरस्तु, उस अरस्तु की अपने गुरु प्लेटो, अरस्तु का गुरु कौन? प्लेटो की सबसे बड़ी आलोचना भी इसी सिद्धांत के आधार पर की गई कि साम्यवाद का सिद्धांत जो है यह सिद्धांत किसी भी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है, यह सिद्धांत किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। और प्लेटो ये मान के, प्लेटो के इस सिद्धांत के अरस्तु द्वारा इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि अरस्तु, प्लेटो ये मानता है कि बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी राज्य की होगी और राज्य में मतलब राज्य के कर्मचारियों की होगी, और जहाँ जिम्मेदारी सबकी होती है उसका मतलब ये होता है कि वहाँ जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होती। तो बच्चों के पालन पोषण समुचित तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम देखें समाज में बड़ी अव्यवस्था पैदा होगी, अनैतिकता को बढ़ावा मिलेगा,
और हम देखें कि बच्चे अपने माता पिता अपने बच्चों को नहीं पहचान पाएंगे तो जो उनका दायित्व है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार अरस्तु जो इस प्लेटो का शिष्य भी है वो अपने इस गुरु के सिद्धांत की कठोर आलोचना करता है। और हम भी देखें कि आज तक ये सिद्धांत कहीं भी लागू नहीं हो पाया। देखने सुनने में हमें बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये जो समस्याएं हैं कि भाई भतीजावाद या हम देखें कि या संपत्ति का साम्यवाद जो भ्रष्टाचार को रोकने की बात करके लिए आया गया, इन आध्यात्मिक बुराइयों को रोकने के लिए, व्यक्ति के व्यवहार की बुराइयों को रोकने के लिए कानून के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, कानून का शासन बनाया जाए। और हम देखें प्लेटो ने इस आवश्यकता को बाद में स्वीकार किया और अपनी पुस्तक लॉज में जहां उसने कानून के शासन की उपयुक्तता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत हमें समझ में आता है। कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने दूसरे साथी विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप और अन्य इसी प्रकार के व्याख्यान कार्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।